हाय, मेरा नाम माया है। मैं 38 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 30 की गति हूँ। मेरी जिंदगी हाँ वो एक कहानी है जो मैं आज तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है मेरे और मेरे बेटे आरव के बीच की। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रुको इसे सुनो। मेरे पति वो अब इस दुनिया में नहीं है। 3 साल पहले एक हादसे में चले गए। तब से मैं और मेरा बेटा आरव बस एक दूसरे के सहारे हैं। आरव अब 19 का है, जवानी की दहलीज पर उसका चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी। शायद यही वजह है कि मैं उसे देखकर कभी कभी खो जाती हूँ। लेकिन यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे दिल में एक तूफान सा ला दिया। वो रात के करीब 1 बजे थे। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ सालों से मैंने अपने दिल की आग को दबा रखा था। औरत हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी चाहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाती, किससे कहती। तभी मुझे आरव के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी, हल्की हल्की, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने सोचा शायद वो फोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर मुझे कुछ और सुनाई दिया। मैं चुपके से उठी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। आरव का कमरा मेरे कमरे से सटा हुआ है और दीवार में एक छोटा सा छेद है जो पुराने घर की निशानी है। मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस रात ना जाने क्यों मेरे कदम उस छेद की तरफ बढ़ गए। मैंने धीरे से झांका। अंधेरे में मोबाइल की नीली रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर था और हाँ, वो कुछ ऐसा कर रहा था जो मैं शायद नहीं देखना चाहती थी। मेरी सांसें थम सी गई। साहब, उसका चेहरा, उसकी हरकतें, मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई। मैं तुरंत पीछे हटी, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैंने खुद को समझाया, माया यह गलत है, वो तेरा बेटा है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या मैं उसे सिर्फ बेटा समझती हूँ? अगला दिन मेरे लिए अजीब था। मैं आरव से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो जैसा था वैसा ही था, हंसता, मुझसे मजाक करता, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने सोचा शायद मुझे उससे और करीब होना चाहिए, शायद मैं उसे और समझ सकूं। मैंने उससे कहा, आरव मेरी पीठ में दर्द है, जरा मालिश कर देना। वो हंसा और बोला, मान तुम भी ना, ठीक है लाओ तेल। उसने मेरे पीठ पर तेल लगाया। उसके हाथ मेरे पीठ पर फिसल रहे थे और मैं बस उस पल में खो रही थी। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला छोड़ा। शायद मैं चाहती थी कि वो मुझे नोटिस करे। औरत हूँ, मुझे भी हक है अपनी खूबसूरती को दिखाने का ना। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका, यह क्या कर रही हूँ मैं? वो छेद, वो रातें। उसके बाद मैं हर रात उस छेद से झांकने लगी। हर बार वही नजारा, मोबाइल की नीली रोशनी और आरव अपने आप में खोया हुआ। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी, शायद मैं उसे कुछ सिखा सकती हूँ, शायद मैं उसकी जरूरत बन सकती हूँ। लेकिन हर बार मैं खुद को रोकती, माया यह गलत है, तू उसकी माँ है। वो आखिरी रात और सस्पेंस। एक रात मैं फिर से उस छेद के पास थी। मैंने झांका, लेकिन इस बार कुछ और था। आरव मोबाइल पर कुछ देख रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, मेरी तस्वीर। ओह, मेरी पुरानी तस्वीर, जब मैं और मेरे पति हनीमून पर गए थे। मैंने देखा आरव उस तस्वीर को देखकर रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहा था, पापा तुम क्यों चले गए? माँ को अकेला छोड़कर मैं कैसे संभालूं उसे? मेरा दिल जैसे टूट गया। मैं समझ गई, वो हर रात मोबाइल पर मेरी तस्वीरें देखता था, अपने पिता की यादों को जीता था। वो मेरे लिए चिंता करता था, मेरे अकेलेपन को महसूस करता था। मैंने जो सोचा था वो गलत था। वो मेरा बेटा था जो अपनी माँ को खुश देखना चाहता था, जो अपने पिता की कमी को पूरा करना चाहता था। आखिरी मोड़, प्यार। उस रात के बाद मैंने फैसला किया। मैंने आरव से बात की। मैंने उससे कहा, बेटा तू मेरी ताकत है, तुझे मेरी तस्वीरें देखकर रोने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना और तू है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। उसने मुझे गले लगाया और उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मेरी चाहते गलत नहीं थी, लेकिन मेरे यार का मतलब कुछ और था। वो प्यार जो एक माँ अपने बेटे के लिए रखता है, वो प्यार जो एक बेटा अपनी माँ के लिए रखता है। तो यह थी मेरी कहानी। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांटिक और रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए मेरी कहानी शुरू करते हैं। मैं रीता, नैनीताल, उत्तराखंड की एक छोटी सी दुनिया में रहने वाली 23 साल की लड़की। यहाँ की झील की शांति और पहाड़ों की ठंडी हवाएं मेरे दिल को हमेशा सुकून देती हैं। मैं एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम करती थी,
जहां मैं हर दिन लोगों की कहानियां सुनती और अपनी अधूरी किताब में कुछ पन्ने जोड़ती। मेरा सपना था कि मैं एक दिन अपनी खुद की प्रेम कहानी लिखूं, जो प्यार, जुनून और रहस्य से भरी हो। मेरी जिंदगी सादी थी, सुबह दुकान पर किताबें सजाना, दोपहर में कुछ पन्ने पढ़ना और रात को नैनीताल झील के किनारे सितारों को देखते हुए अपने सपनों को बुनना। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, जो मैं किसी से कह नहीं पाती थी, एक ऐसा प्यार, जो मेरी जिंदगी को एक अनकही कहानी बना दे। मुझे नहीं पता था कि ये ख्वाहिश मुझे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी, जहां प्यार और सस्पेंस एक दूसरे से गुंथ जाएंगे। एक ठंडी सुबह, मेरी किताबों की दुकान में एक नया चेहरा आया। अर्जुन, 27 साल का एक युवक, जिसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह शिमला से नैनीताल आया था, शायद कुछ शांति की तलाश में। उसका चेहरा देखकर लगता था जैसे वह कोई बोझ ढो रहा हो, लेकिन उसकी मुस्कान में एक मिठास थी, जो मेरे दिल को छू गई। वह हर दिन मेरी दुकान पर आता, एक पुरानी किताब खरीदता और कोने में बैठकर उसे पढ़ने लगता। एक दिन, मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, अर्जुन, तुम हमेशा इतनी पुरानी किताबें क्यों चुनते हो? कोई खास वजह? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रीता, पुरानी किताबों में वो कहानियां होती हैं, जो समय के साथ भी नहीं मरती। और तुम क्या ढूंढती हो इन किताबों में? उसकी बातों में एक गहराई थी, जो मुझे उसके और करीब खींच रही थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वह अपनी जेब में हमेशा एक छोटा सा लॉकेट रखता था, जिसे वह बार बार छूता, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। अर्जुन मुझे अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाता, शिमला की बर्फीली वादियों से लेकर दिल्ली की गलियों तक। मैं उसे अपनी अधूरी कहानियां सुनाती, जो मैं अपनी किताब के लिए लिख रही थी। हम अक्सर नैनीताल झील के किनारे टहलते, जहां सितारे हमारी बातों के गवाह बनते। एक शाम, जब हम झील के किनारे बैठे थे, आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने मेरी ओर देखा और कहा, रीता, तुम्हारी आंखें इस झील से भी ज्यादा गहरी हैं। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी बातें, अर्जुन, इन बादलों से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। उसने मेरी आंखों में देखा, और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे दिल ने उसका कोई राज पढ़ लिया। लेकिन तभी उसका फोन बजा, और वह जल्दी से उठकर एक तरफ चला गया। मैंने सुना, वह किसी से धीमी आवाज में कह रहा था, मुझे वो जगह मिल गई है। अब जल्दी करना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। अर्जुन आखिर क्या छुपा रहा था? कुछ हफ्तों बाद, नैनीताल में एक साहित्यिक मेला होने वाला था। मैंने अपनी एक छोटी सी कहानी उसमें पेश करने का फैसला किया। अर्जुन ने मेरी बहुत मदद की। वह मेरी कहानी को पढ़ता, सुझाव देता और मुझे हौसला देता। उसकी हर बात मेरे मन में एक नई उम्मीद जगाती। मेले के दिन, मैंने अपनी कहानी पढ़ी और भीड़ ने तालियां बजाईं। अर्जुन वहां था, कोने में खड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान में फिर वही उदासी थी, जो मुझे बार बार परेशान करती। मेले के बाद, जब हम झील के किनारे टहल रहे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, अर्जुन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? वो लॉकेट, तुम्हारी रात की गायबियां, ये गुप्त बातें, ये सब क्या है? उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, फिर उसने मेरे हाथ को थामा और कहा, रीता, तुम मुझ पर भरोसा करो। कुछ चीजें हैं, जो मैं तुम्हें सही वक्त पर बताऊंगा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक रात, मैंने देखा कि अर्जुन मेरी दुकान के पास एक सुनसान गली में किसी से मिल रहा था। उसने एक पुराना लिफाफा लिया और जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक पुराने, खंडहरनुमा मकान में गया, जहां वह अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अर्जुन चौंक गया और जल्दी से डायरी बंद कर दी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, अर्जुन, ये सब क्या है?
तुम रात रात भर कहाँ जाते हो? वो लिफाफा क्या था? वह हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने मुझे बैठने को कहा और अपनी डायरी मेरे सामने रख दी। उसने बताया कि वह एक निजी जासूस है जो एक पुराने केस की जांच कर रहा था। कई साल पहले नैनीताल में उसकी मंगेतर अनन्या रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसका लॉकेट, जो अर्जुन हमेशा अपने पास रखता था, अनन्या का था। उसे शक था कि अनन्या की गुमशुदगी का राज नैनीताल के एक पुराने मकान से जुड़ा है, जहां वह अब सबूत ढूंढ रहा था। उसने कहा, रीता, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि ये खतरनाक है। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मेरा दिल अनन्या के सच को जानने से पहले किसी और को पूरी तरह से अपनाने से डरता है। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। अगले कुछ हफ्तों में हमने मिलकर अनन्या के केस की जांच शुरू की। हम उस पुराने मकान में गए जहां हमें कुछ पुराने पत्र और एक डायरी मिली। उस डायरी में अनन्या ने लिखा था कि वह एक अवैध कारोबार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी और उसे कुछ लोग धमकी दे रहे थे। एक रात जब हम उस मकान में और सबूत ढूंढ रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मेरी सांसें थम गई थीं। अर्जुन ने मुझे अपने पीछे छुपाया और उनसे सामना किया। उस रात हम बाल बाल बचे। अर्जुन ने मुझे गले लगाकर कहा, रीता, तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। आज मुझे एहसास हुआ। मैंने भी धीरे से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। आखिरकार हमने अनन्या के केस का सच उजागर किया। पता चला कि अनन्या को कुछ लोगों ने अगवा किया था, लेकिन वह अब सुरक्षित थी और एक नए शहर में नई जिंदगी जी रही थी। अर्जुन ने उससे मुलाकात की और उसे विदाई दी। उसका दिल अब आजाद था। उस रात नैनीताल झील के किनारे अर्जुन ने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कहा, रीता, तुमने मुझे न सिर्फ प्यार दिया बल्कि मेरे अतीत के बोझ को भी हल्का किया। क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताओगी? मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने हाँ कह दी। आज मैं और अर्जुन एक दूसरे के साथ हैं। मैंने अपनी पहली किताब पूरी की, जो हमारे प्यार और इस रोमांचक सफर की कहानी है। हमारी मोहब्बत नैनीताल की झील की तरह गहरी और सितारों की तरह चमकदार है। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक और रहस्यमय कहानी पसंद आई, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी प्यार और साहस की ताकत को महसूस कर सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने सपनों के लिए प्रेरित हो सकें।